Hello students, I welcome you in my channel. This is the channel especially for biology students, Naveen Sharma Biology. Today I will take new topic that is related to environment. ये जो आज का टॉपिक है स्पेशली डिमांड पर बन रहा है, एनवायरनमेंट पर टॉपिक बनाने को कहा है किसी ने, मेरे स्टूडेंट ने, तो मैं स्पेशली आज एनवायरनमेंट पर ही बात करूंगा। तो मेरा जो टॉपिक है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, या उसको हम जलवायु परिवर्तन भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारे जो चारों ओर पृथ्वी में है, बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चेंजेस है, लगातार हो रही है, बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट और मॉडर्न आज की डेट में जलवायु परिवर्तन है या ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी साइंस या जिसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मुख्य रूप से अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ये जो हमारा पृथ्वी का औसत तापमान होता है उसमें जब वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ आवर सराउंडिंग, आवर एनवायरमेंट का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, औसत से ज्यादा हो जाता है, तब हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब औसत तापमान जो घोषित किया गया या जो है वो लगभग 14-15 डिग्री तक औसतन तापमान है हमारी पृथ्वी पर। अगर से ज्यादा हो जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग की श्रेणी में आ जाता है। तो सबसे पहले इस ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? वो साइंटिस्ट जोसेफ फॉरियर थे। 1824 में इन्होंने सबसे पहले बताया था इसके एनवायरनमेंट के बारे में। अब जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है दैट इज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, या हिंदी में इसको पौधा घर प्रभाव बोलते हैं, या एक और नाम है हिंदी में हरित प्रभाव भी बोलते हैं। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इससे क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव ही डायरेक्शन देता है ग्लोबल वार्मिंग की ओर। कैसे? एक्चुअली ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखो होता क्या है, अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, सन से रेज आएगी, ठीक है, हमारी पृथ्वी गर्म होगी, तापमान बढ़ेगा। अब सन से, सूर्य से विभिन्न प्रकार की किरणें आती है, उनमें से इंफ्रा रेडिएशंस होती है। कौन सी इंफ्रा रेडिएशंस? याद रखिएगा, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। कौन सी रेडिएशन है? इंफ्रा रेडिएशन, IR रेडिएशंस बोलते हैं उनको। तो सूर्य से विभिन्न किरणें आएगी, वो पृथ्वी पर पहुंचेगी, पृथ्वी में के एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी। ये चारों इसका एटमॉस्फेयर है। अब हमारे पृथ्वी के चारों विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो उसमें कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन के जो कण है वो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, वो कण भी यहाँ पर पृथ्वी में घूम रहे हैं। और भी गैसें हैं, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सी गैसें यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में है। जब ऊपर से इंफ्रा रेडिएशंस आती है, कुछ रेडिएशंस गर्म करने के बाद वापस जाने की कोशिश करती है। ये रेडिएशन आई, मान लो ये यहां से गर्म करके वापस चलेगी, परंतु कुछ रेडिएशन यहीं पर पहुंच जाती, जैसे यहां से गई, पृथ्वी को गर्म किया और वापस जाने लगी, दूसरी यहां पार्टिकल मिल गया। कौन सा पार्टिकल मिला? कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जितने कण होंगे पृथ्वी में, वो सारी इंफ्रा रेडिएशंस क्या वो पार्टिकल्स उन रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। जब वो अवशोषित कर लिया तो हमारा तापमान धीरे 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 क्या बढ़ता जाएगा। जब वो तापमान बढ़ा उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। अब कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल है इस तापमान को बढ़ाने के लिए? तो जो ये इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, ठीक है,
औसतन तापमान में जो वृद्धि हुई उसे हमने ग्लोबल वार्मिंग कह दिया। ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई? प्रोसेस कौन सी थी इसके पीछे? ग्रीन हाउस प्रभाव, जो हमने यहां पर पढ़ी। ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी वजह से हुआ? ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हुआ। ग्रीन हाउस गैस ने कौन सी किरणों का अवशोषित किया? इंफ्रा रेडिएशंस को। अब वो कौन सी गैसें थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये गैसें क्या थी? ग्रीन हाउस गैसें। इनमें से भी अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? दैट इज, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सबसे ज्यादा, ये सारे ऑप्शन डाले जाते हैं, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज है, पूछा जाता है कौन सी सबसे अधिक अवशोषित गैस है जो इंफ्रारेडिएशन को अवशोषित करती है, वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसकी अबंडेंस है इन गैसों के मुकाबले, इसके कण ज्यादा है तो ज्यादा अवशोषित करेगी, तो ये ज्यादा प्रभाव ग्रीन हाउस करती है। और रीजंस क्या ग्रीन हाउस होने के? दो तरह के मुख्य रीजंस माने जाते हैं। एक ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स जो ग्रीन हाउस प्रभाव कर रहे हैं, दूसरा नेचुरल। अब ह्यूमन कौन? हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें उत्सर्जित करते हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए। ठीक है, सुख सुविधाएं, गाड़ी है, इंडस्ट्रीज है हमारी, तो हमें विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है। यही वाली गैसें निकलती है, वो क्या प्रभाव करेगी? ग्रीन हाउस प्रभाव करेगी। या हम पॉल्यूशन करते हैं, या इंडस्ट्रीज चलाते हैं, या हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्या कर लेते हैं हम? पेड़ों का कटान कर देते हैं। जैसे पेड़ों का कटान करेंगे, पेड़ क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो बाहर रह जाएगी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, और तापमान गर्म करेगी। जब गर्म करेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। दूसरा क्या? वोल्केनो, जो ज्वालामुखी फटते हैं उससे भी कई गैसेज निकलती हैं, उनमें से कई ग्रीन हाउस गैसें भी होती है, नेचुरल प्रभाव। तो दो तरह के मुख्य जो कारण है, जो गैसेज हैं, इन दो रीजन से निकलती है। अब एक और बात आती है इसी से रिलेटेड, कार्बन उत्सर्जन। ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये भी इसी से रिलेटेड है। जितना कार्बन हम उत्सर्जित करेंगे, बाहर निकालेंगे विभिन्न प्रोसेसेस से, जितनी भी हम ह्यूमन करते हैं या नेचुरल होती है, वो कार्बन निकलता है, वो गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड बनाता है, तो वो क्या? कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन कर रहा है आज की डेट में? दैट इज चाइना। 30% कार्बन का उत्सर्जन करता है चाइना, क्योंकि पॉपुलेशन की क्या है? ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यूएसए करता है 14%, फिर यूरोपियन यूनियन 9%, और इंडिया का चौथा नंबर है। अगर आपको कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कंपटीशन में, इंडिया का 4th नंबर है। कितना उत्सर्जित करता है कार्बन? 7% करता है इंडिया। अगर हम पर इंडिविजुअल उत्सर्जन की बात करते हैं तो यूएसए फर्स्ट नंबर पर है। 14% भले ही करता है, परंतु उनकी पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से, पर इंडिविजुअल के हिसाब से यूएसए पहले नंबर पर है कार्बन उत्सर्जन के मामले में। तो ये पर क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग है। इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? अर्थ पर पड़ेगा, हमारी पृथ्वी पर, और ह्यूमन बीइंग पर पड़ेगा। अर्थ पर क्या हो रहा है? पहला हमने इसका जो डेफिनेशन नहीं बताया था, औसतन जो तापमान है पृथ्वी का 14-15 डिग्री, वो उससे लगातार तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जब वो वृद्धि हो रही है तो हमारा जो चारों ओर का जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन होता है जलवायु? कई बार वर्षा ऋतु इतनी तेज वर्षा होती है कि अत्यधिक, जिससे बाढ़ वगैरह नुकसान बहुत होता है। वो क्या है? जलवायु परिवर्तन है। सर्दियां कई बार बहुत लंबी हो जाती है, कई बार बिल्कुल नहीं होती है। कई बार जो मौसम है ना, चेंज हो जाती है। गर्मियों में उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, जो आगे बरसात वाले महीने वहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जो बरसात होनी चाहिए वो आगे शिफ्ट हो रही है, जो सर्दी हो आगे शिफ्ट हो रही है। तो ऐसा चेंज हो रहा है, जलवायु में चेंज हो रहा है। वो भी क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लेशियर के पिघलने की स्पीड बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो जितने भी हमारे किनारों पर रहने वाले लोग हैं, समुद्रों के किनारे पर रहने वाले लोग हैं, वो क्या डूब सकते हैं, उनके घर डूब सकते हैं। ठीक है ना, ग्लेशियर पिघलने के कारण बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है ना, अत्यधिक जब पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो हमारे जो
बायोडाइवर्सिटी हो, नुकसान हो सकता है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो ये क्या हमारी पृथ्वी पर ये प्रभाव पड़ते, ये पृथ्वी के प्रभाव किसको इफेक्ट करते हैं, हमारे ऊपर। उससे बाढ़ आ जाएगी, जो पानी का स्तर बढ़ेगा, ठीक है, कृषि योग्य भूमि गिर जाएगी, बह जाएगी, बाढ़ के कारण कुछ नहीं बचेगा कृषि के लिए। जब कृषि करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो हम भूखे मर सकते हैं, भुखमरी हो सकती है, और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये किसके कारण है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। उसके बाद इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं, 3 तरह के उपाय किए जा सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पर, सेकंड कंट्री लेवल पर, थर्ड इंडिविजुअल, ठीक है। तो मुख्य उपाय जो एक वर्ल्ड लेवल पर पृथ्वी में जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, ठीक है ना, यूएनओ में जो बहुत सी एजेंसीज बनी होती है, यूएनओ के थ्रू उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहले 1972 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक समिट हुआ या कॉन्फ्रेंस हुई स्टॉकहोम में। याद रखना कहां पर हुई, स्टॉकहोम में। उसमें क्या डिसाइड किया गया, उसमें डिसाइड यह किया गया कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, बचाना है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे दूसरे कार्बन उत्सर्जन है, इससे हमें बचाना है, ठीक है। या इसको हिंदी में पर्यावरण संरक्षण बोलते हैं। इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया स्टॉकहोम में। फिर उसके बाद 1992 में 20 सालों बाद क्या हुआ, रियो, ब्राजील में रियो है, अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट 20 बोलते हैं उसको, ब्राजील में हुआ। उसमें क्या डिसाइड किया गया कि यूएनसीसी बनाना है और कॉप बनाना है। यूएनसीसी क्या है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए काम करना है। उसका एक संघ बनाया जाएगा जिस पर काम किया जाएगा, ठीक है। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, जो जापान में क्योटो है, वहां पर एक समिट हुआ कंट्रीज का, वर्ल्ड लेवल की सारी कंट्रीज का। तो वहां कार्बन उत्सर्जन के बारे में या कार्बन क्रेडिट के बारे में विचार विमर्श किया गया कि कार्बन का जो उत्सर्जन है लगातार बढ़ रहा है, हम इसको कंट्रोल करना है। जो कंट्रीज कार्बन कम उत्सर्जित करती है उन्हें अधिकार है कि वो अपना कार्बन दूसरे को बेच सकती है, ठीक है। और जो कंट्री ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करती है उनको रोकना है, ठीक है। तो वो बात कहां हुई, क्योटो प्रोटोकॉल में हुई। फिर उसके बाद 2015 में COP21 आया। उसमें क्या, पेरिस समझौता हुआ, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, औद्योगिक क्रांति आ रही थी, जो उस टाइम हमारा वैश्विक विश्व का तापमान था उससे 2 या 3 डिग्री तापमान ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा तापमान चला गया तो ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी। तो हमें उसको रोकना है, उसके लिए कार्य करना है। तो वो किस में डिसाइड किया गया, पेरिस समझौता में या पेरिस समिट में, जिसको COP21 बोलते हैं। 2015 में वो हुआ था। उसके बाद जो रिसेंटली 2018 में हुआ COP24 बोलते हैं इसको। अब COP 2050 के बाद अमेरिका इससे हट गया, इस संघ से हट गया। जब अमेरिका हट गया तो हमारा जो कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। तो COP24 जो क्योटो 22 में हुआ, पोलैंड में हुआ, अभी उसमें भी कार्बन उत्सर्जन के बारे में बात हो रही है कि हमें कार्बन का उत्सर्जन रोकना है। अगर हम नहीं रोक पाए समय में तो ऐसी स्थिति आ सकती है, भयानक स्थिति आ सकती है, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अपने बहुत मतलब कि ऐसी सीमा पर पहुंच जाएगी, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, तो हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल चेंज और आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड करते हैं। थैंक यू सो मच।